टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि अभी हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कल हमारी डिफेंस टॉक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत की इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमें एक एरो इंजन को डेवलप करने के लिए टोटल 3 ऑफर मिला था, जिसमें से एक सफरान की तरफ से दिया गया था, एक रोल्स रॉयस की तरफ से दिया गया था और एक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया गया था। लेकिन अभी रोल्स रॉयस के ऊपर प्रीवियस डील में करप्शन की चार्जेस लगाए जा रहे हैं और अगर ये साबित हो जाता है तो कम से कम 5 साल के लिए रोल्स रॉयस को किसी भी इंडियन टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं और अभी जो इवेंट हो रहे हैं इसका भारत की इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि भारत की तरफ से अभी किस तरीके की एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और एक्चुअली भारत की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। तो भारत को मेनली अभी एक एससी एरो इंजन की ज़रूरत है जो कि मेनली 110 किलोटन क्लास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सके और सेम इंजन की कोर को फर्दर मॉडिफाई करने से 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखे, ताकि ये वर्तमान की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएगा। और भारत अपनी पूरी एयरफोर्स के लिए अभी एक ही कॉमन इंजन को बनाना चाहता है, जिससे हम एमका से लेके ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर में और तेजस MK2 में यानी कि हमारी सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसे डेवलप करने के लिए हमारे पास अभी कुल मिलाकर 3 ऑफर थे, जिसमें सफरान की तरफ से और रोल्स रॉयस की तरफ से लगभग सेम तरीके का ऑफर भारत को दिया गया था, जिसमें ये दोनों ही भारत के साथ एक नई इंजन को यानी कि एक नई एरो इंजन को जॉइंटली को डेवलप करने का ऑफर दे रहे थे, जिसमें भारत को इस इंजन की कंप्लीट TOT मिलने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट्स भी मिलने वाले थे। यानी कि अगर भारत सफरान के साथ या रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक एरो इंजन को जॉइंटली बनाता है तो इस इंजन के ऊपर भारत का फुल कंट्रोल होने वाला है, जिसे भारत अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है और जिसे चाहे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। फर्क इतना है कि सफरान की तरफ से रफाल में इस्तेमाल होने वाली M88 इंजन की कोर सेक्शन को बेस करके एक इंजन को डेवलप करने का ऑफर दिया गया था, जबकि रोल्स रॉयस अभी एक कंप्लीट नए इंजन को डेवलप करने का ऑफर दिया जा रहा था, जो कि टेक्निकली भारत की सभी रिक्वायरमेंट को यानी कि फ्यूचर में जो 130 किलोटन क्लास की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से अचीव कर सकता है। दूसरी तरफ सफरान की M88 इंजन की कोर सेक्शन मुश्किल से मॉडिफाई करने के बाद 110 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को अचीव कर सकता है, जो कि अभी के लिए तो सही होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें 130 किलोटन क्लास की थ्रस्ट की आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये शायद ही हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। और इसी वजह से अभी सफरान का जो ऑफर था वो इस टेंडर में थोड़ा फीका पड़ रहा है। अब इन दोनों से अलग अगर जनरल इलेक्ट्रिक की ऑफर की बात करें तो अभी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई भी इंजन को भारत के साथ को डेवलप करने का ऑफर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी अपनी GE414 INS6 इंजन को भारत को बेचने की ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें अभी के लिए वो इसको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इसमें भारत की तरफ से TOT और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी डिमांड किया जा रहा है, जिस पर अभी नेगोशिएशन किया जा रहा है। लेकिन ये जो इंजन है करीब 98 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे भारत अभी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और बाद में इसे अपनी एक इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस करना चाहता है। अब भारत की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें वो भारत को सेम जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर कर रहे हैं, जिसका डायमेंशन इस इंजन के हिसाब से एकदम सेम रहेगा और ये इंजन जो होगा ये 116 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा। लेकिन इसको TOT के साथ भारत को ऑफर किया जाएगा नहीं, ये गारंटी नहीं दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोकली असेंबल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत को ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर डायरेक्टली अपने इंजन्स को भारत को बेचना चाहता है, ना कि भारत के साथ मिलकर कोई इंजन को डेवलप या को डेवलप करना चाहता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें से सफरान और रोल्स रॉयस हमारे साथ एक नए इंजन को डेवलप करना चाहते थे और जनरल इलेक्ट्रिक अपनी इंजन को डायरेक्टली भारत को सेल करना चाहता है। अब रोल्स रॉयस पर अभी लगाए गए एलिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो भारत और UK के बीच 2003 में एडवांस जेट ट्रेनर के लिए एक डील को फाइल करने की बात की गई थी, जो कि अप्रूव होते होते 2004 हो गया था और इसकी कीमत तब करीब 8000 करोड़ के आसपास की थी और इसमें टोटल 66 एडवांस जेट ट्रेनर यानी कि हॉक जेट ट्रेनर को खरीदने का फैसला किया गया था। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इससे 160 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो नंबर था इसको पहले 100 तक रिड्यूस कर दिया गया था। बाद में इसको थोड़ा और रिड्यूस करके 66 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें इनिशियली 24 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली BAE सिस्टम की तरफ से भारत को डिलीवर किया गया था और बाकी 42 एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से असेंबल किया गया था, यानी कि लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर किया गया था।
इस बात को याद रखिएगा। फिर दूसरी बैच में 2010 में एडिशनल 57 हॉक एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था। और इन पूरी डील में अगर रोल्स रॉयस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो वो सिर्फ इन एयरक्राफ्ट की इंजन तक ही सीमित है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को BAE सिस्टम की तरफ से बनाया जाता है और रोल्स रॉयस की तरफ से इनकी इंजन को सप्लाई किया जाता है। और इस टोटल डील की कीमत करीब 700 मिलियन पाउंड के आसपास की थी, जिसमें रोल्स रॉयस को करीब 200 मिलियन पाउंड मिलने वाले थे। और अभी रिसेंटली इन्हीं दो डील को लेके रोल्स रॉयस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस डील को हासिल करने के लिए रोल्स रॉयस की तरफ से किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व किया गया था, जो कि रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ यानी कि नॉर्मल टेंडरिंग प्रोसेस के खिलाफ है, जिसको रोल्स रॉयस की तरफ से 1 मिलियन पाउंड पे किया गया था। और इस वजह से पे किया गया था ताकि जिन हॉक एयरक्राफ्ट को लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में बनाने का फैसला किया गया था, यानी कि जिनको HAL बनाने वाला था, उनकी लाइसेंस फी को इंक्रीज किया जाएगा, जिससे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को फायदा होने वाला था। और अभी जो CBI इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें भी यही बात बताया जा रहा है कि इनिशियली भारत को लाइसेंस फी के तौर पर करीब 4 मिलियन पाउंड देना था, लेकिन मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको 7.5 मिलियन पाउंड तक इंक्रीज कर दिया गया था। यानी कि रोल्स रॉयस की तरफ से यहाँ पर किसी मिडलमैन को 1 मिलियन पाउंड पे करके 2.5 मिलियन पाउंड का एक्स्ट्रा लाइसेंस फी बढ़ा दिया गया था। अब इस पूरे मैटर पर CBI इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर ये साबित हो जाता है तो इसमें बोथ BAE सिस्टम और रोल्स रॉयस फंस सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के किसी भी इंडियन टेंडर में पार्टिसिपेट करने से इनको मिनिमम 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अभी अगर ये बात साबित हो गया और रोल्स रॉयस इसमें दोषी पाया गया और उसको बैन कर दिया गया, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? फायदे की बात करें तो इससे डायरेक्टली फायदा जनरल इलेक्ट्रिक को होने वाला है, क्योंकि इसके बाद भारत की एक एरो इंजन को डेवलप करने का जो सपना था वो पूरा होगा कि नहीं, उस पर संदेह किया जा सकता है। और बिना किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की मदद से हम इतनी जल्दी कोई एरो इंजन को डेवलप नहीं कर सकते, जिस वजह से मजबूरी में आके हमको हमारे एयरक्राफ्ट में इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अभी हम लोग इसमें जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी हम उन्हीं के इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा अमाउंट है। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट को अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान मिनिमम 3 से 4 बार अपने इंजन को बदलने की जरूरत पड़ जाती है। तो आप हिसाब लगाएं कि अगर भारत आगे चल के करीब 200 के आसपास तेजस MK2 को ऑपरेट करेगा या 150 के आसपास MK को ऑपरेट करेगा, साथ ही 100 के आसपास ट्विन इंजन डेकवेस्ट फाइटर को ऑपरेट करेगा, तो इनकी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान हमें कितने इंजन की जरूरत पड़ सकती है? एक एवरेज बेसिस पर देखा जाए तो हमें इन सभी एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास इंजन की जरूरत पड़ सकती है। तो ओवरऑल जो इंजन मैन्युफैक्चर होगा उसको कितना फायदा होगा और एक लंबे समय तक उसे बिजनेस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर भारत खुद की इंजन को बना लेता है तो जनरल इलेक्ट्रिक को आगे चल के भारत को कोई भी इंजन को सप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। और अभी एक एस्टिमेशन के मुताबिक MK की इनिशियल यूनिट को बनने तक भारत मैक्सिमम 300 के आसपास एरो इंजन को यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक की 4 सीरीज की इंजन को खरीद सकता है, फिर ऑर्डर दे सकता है और इनकी कीमत 15 से 16 हज़ार करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर हम आगे चल के सेम इंजन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप एक एवरेज लगा लीजिए कि हमें अगर 100 इंजन के लिए लगभग 5300 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है, तो 3000 इंजन के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा और इससे किसको ज़्यादा फायदा होगा ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रोल्स रॉयस को बैन किया जाता है तो भारत की जो खुद की एरो इंजन को बनाने का सपना था वो शायद टूट सकता है या डिले हो सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को यहाँ पे सही मायने में इंजन को डेवलप करने में मदद नहीं करना चाहता है, बल्कि भारत को अपनी खुद की इंजन बनाने से रोकना चाहता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो अभी भारत को अपने इंजन्स को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर बेचने के ऑप्शन देने के अलावा इनको को डेवलप करने का ऑप्शन देते और भारत के साथ अपनी इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर करने की बात करते, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। उनको बस अपनी इंजन को भारत को बेचने से मतलब है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी सुखोई की इंजन को बना रहे हैं, ठीक वैसे ही आगे चल के हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS6 इंजन को भारत में बना पाएंगे। लेकिन क्या इससे हम लोग अपनी खुद की एरो इंजन को बना पाएंगे? तो जवाब है नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। इजराइल की तरफ से एक एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा था जिसका नाम लावी था और बीच में ही यूएस की तरफ से इजराइल को ये कहा गया कि अगर आप इसे बनाते हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है और बदले में सस्ते प्राइस पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इजराइल को F-16 को ऑफर कर दिया गया था,
जिनको इसराइल ने खरीद भी लिया था और अपनी लावी प्रोग्राम को बंद कर दिया था। और तब से लेके आज तक इसराइल की तरफ से अपनी खुद की एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया गया है और वो यूएस मेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में सेम लावी कॉन्सेप्ट को बेस करके चाइना की तरफ से J-10 एयरक्राफ्ट को बनाया गया था, जिसको अभी चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही इसको अभी पाकिस्तान की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो यहाँ से हमको एक सीख मिलता है कि भले आप खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं और वो आपको महंगा पड़ता है, लेकिन सस्ते की लालच में अगर आप कोई फॉरेन सिस्टम से उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर देते हैं और आपकी इंडिजिनस सिस्टम को बनाना बंद कर देते हैं, तो इससे आपको ही नुकसान होने वाला है और आप हमेशा के लिए किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, खास करके भारत के लिए, क्योंकि आगे चल के हमारी पूरी एयरफोर्स में जितने भी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट होने वाले उन सभी में एक ही इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस इंजन का इंडिजिनस होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना अगर हम यूएस मेड इंजन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हम हमेशा के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहने लगेंगे, जिसके बाद यूएस हमें अपनी इशारों पर नचा सकता है। और जहाँ तक बात रही अभी रोल्स रॉयस पर लगा गया एलिगेशन की, तो अगर ये बात साबित भी हो जाता है तो मेरे नज़रिए से यहाँ पर रोल्स रॉयस को बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अच्छी खासी बड़ी रकम की फाइन हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन उनको इंडियन इंजन प्रोग्राम में शामिल होने का मौका ज़रूर देना चाहिए। और ये हमें किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद की फ़ायदे के लिए करना चाहिए। सुनने में थोड़ा सेल्फिश लग सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं, खास करके जब बात देश की सुरक्षा की हो तो ऐसे स्टेप्स लेने से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।